मेरी मम्मी को ताने देने लगे कि लड़की को बैठा के रखा है, लड़की की जात है, कुछ कर जाएगी। एकदम रोना सा आ जाता था, लगता था कि मैं जिंदा क्यों हूँ। एक वो दौर है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और एक आज का दौर है कि मुझे कोई, अगर मैं कहीं खड़ी हूँ तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। हर दिन गाँव वालों के ताने थे और मैं अपने होने पर भी सवाल उठाने लगी थी कि आखिरकार मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? क्या एक गरीब परिवार की जो लड़की की ज़िंदगी होती है, क्या यही होती है कि वह समाज के ताने सुने और आखिर वो सोचे कि उसका समाज में अस्तित्व ही क्या है? पर उस लड़की की भी कहानी बदलती है और वहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी, एक सक्षम नारी बनने की ओर। जोश टॉक के मंच से यूनिसेफ युवा के साथ मैं हूँ सुमन, एक सक्षम नारी, और ये है मेरा सफ़र। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और थोड़ा-सा लग रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि लाइफ़ ना उस दौर से गुज़री है जो अगर पीछे मुड़कर देखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि ना देखूँ, छोड़ दूँ मैं। तो ऐसा रहा है मेरे जीवन में। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में ना मैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरे 2 भाई छोटे हैं और मेरी 1 बहन छोटी है। हम सबको मिला कर के हम 6 लोग हैं। जब मेरे घर में हमारे पापा से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो क्या क मेरे पापा बोलते थे कि मेरे 2 बेटे हैं। और जब वही दोस्त मेरे घर पे आते थे, हमारे घर पे आते थे पापा से मिलने के लिए और हम दोनों को देखते थे, मुझे और मेरी बहन को, क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ़ 2 बहनें थी, हमारे भाई नहीं थे उस टाइम पे। तो वही दोस्त उन्हें कमेंट करके बोलते थे, ताने देते थे कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास तो 2 बेटे हैं, लेकिन हमें तो कहीं बेटा नहीं दिख रहा है तुम्हारा, तुम्हारी तो बस लड़कियाँ दिख रही हैं। तो हमें थोड़ा-सा लगता था कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम छोटे भी थे उस टाइम पे, इतना नहीं समझ पाते थे। लेकिन पापा हमारे ये बोलते थे वहीं पर ही हम लोगों के सामने ही कि यही मेरे बेटे हैं। तो एक गर्व सा महसूस होता है ना कि आप लड़की को लड़का बता रहे हैं, कहीं पर, यानी कि आप डिपेंड हो रहे हैं अपने बच्चों पे, चाह रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा यही बनेंगे, जो भी मैं सोच रही। तो मैं उस टाइम पे ना चौथी क्लास में थी। तो मैंने वहीं पे एक सपना देखा कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो अच्छी सी पढ़ाई करूँगी और अच्छी सी जॉब हासिल करूँगी, ताकि आगे चल कर के ना मैं अ, अपने मम्मी-पापा का सहारा बनूँ। जो शब्द आज वो बोले हैं, आगे चलकर भी ये चीज़ बोल पाएँ। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, हमारे घर में भी 2 मतलब भाई हुए, बेटे हुए मम्मी को, 2 भाई हो गए हमारे, हम 4 हो गए। भाई होने के बावजूद मेरा जो सपना था वो मेरी आँखों से कभी ओझल नहीं हुआ। वो चीज़ें रही आईं। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने 12वीं क्लास पास की, तो मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रह गई थी कि मेरे पापा हम चारों को अच्छे से पढ़ाई करवा पाएँ। तो मेरी पढ़ाई वहीं पर रोक दी गई। फिर एकदम शांत-शांत सी रहने लगी मैं अपने घर में, क्योंकि घर की अच्छी स्थिति भी नहीं थी और मैं कह नहीं सकती थी अपने पापा से, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे बहुत प्यार दिया था। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी और जब मैं घर पे थी तो आए दिन लोग मेरी मम्मी को ताने देने लगे कि लड़की को बैठा के रखा है, लड़की की जात है, कुछ कर जाएगी, इसकी शादी कर दो, वही उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़कियों की सही उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अब पढ़ भी नहीं रही है, अगर पढ़ रही होती तो आप इसे आगे रखे रहते अपने घर पर, लेकिन पराया धन है तो इसे बेच दो, ऐसा बोलते रहे। 8 साल तक हमने लोगों के ताने सुने। 8 साल एक बहुत लंबा सफ़र होता है किसी लड़की को अपने घर में रहना। वो मेरा ही घर है, लेकिन समाज ने तो बना रखा है ना कि आपका पराया है। तो वो 8 साल तक हम लोग ताने सुनते रहे और मम्मी मेरी कभी भी ए, दुनिया भर के ताने सुनी, कभी किसी से कोई शिकवा-गिला नहीं किया, हमसे भी नहीं किया। कि अक्सर गाँव देहात में होता है ना, अगर आप लड़की हो तो माँ-बाप ही आपको बोलने लगते हैं कि हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी हुई है। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे ये शब्द नहीं बोले, हमें बहुत प्रेरित किया। इस तरह से तो जब काफ़ी समय बाद में फिर एक जो हमारी ये चंबल अकेडमी की सीईओ हैं मिसेस कविता बुंदेलखंडी, वो आईं, मम्मी को मेरे बताया कि एक ऑनलाइन कोर्स आया है जिसमें घर बैठे लड़कियों को ना अ पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो अपनी लड़की को करवा सकते हैं, क्योंकि ये 12वीं पास से लिया जा रहा है। तो वो वाली बात मेरी मम्मी ने मुझे बताई। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि
वो वाली बात थी कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और हो सकता है अगर आप अच्छे हो जाएँगे, तो 2 महीने के लिए आप स्टिंगर बनेंगे। और मेरे घर की स्थिति मैं क्या बताऊँ इतनी खराब थी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि क्या करना है। मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं था, 2 रुकावटें थीं। और तो ये वाली बात जब बोली तो मुझे काफ़ी वो लगा कि 2 महीने के लिए, तो फिर 2 महीने के बाद फिर क्या करूँगी फिर मैं? इससे अच्छा मैं जैसे घर में हूँ वैसे ही रहूँ। और वैसे भी मैं दुनियादारी से दूर ही रहती हूँ, घर के अंदर ज़्यादातर लाइट बंद करके, धूप से बचती थी, रोशनी से कि रोशनी नहीं पड़े सर पे, अच्छा नहीं लगता था कि लोग देख रहे हैं। मतलब इतनी घबराहट, लोगों को देखकर छुप जाना, ऐसी चीज़ें रहती थी मेरे दिमाग में, तो हिम्मत नहीं बना पा रही थी मैं। फिर मम्मी ने हिम्मत दी कि नहीं तुम करो तो सही, शायद तुम्हारे लिए ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो। तो वो जो चिंगारी की रोशनी जो मिसेज़ कविता बुंदेलखंडी लेकर के आईं, वो हमारे लिए कह सकते हैं कि लकी साबित हुआ। फिर वो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो, तो मैं ट्रेनिंग ले लेती हूँ इसका, और अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर मैं नया फ़ोन ले लूँगी, तुमको तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी। तो वो तैयार हो गया और फिर मैंने उसका फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर के ट्रेनिंग मतलब लेने लगी घर बैठे। पहले घर के सारे काम किए मम्मी के साथ में, और फिर जब टाइम मिलता था तो उसके हिसाब से फिर मैंने घर पे बैठ कर के इसकी अच्छे से ट्रेनिंग ली। हमारी कंपनी की जो सीईओ हैं उनका जन्मदिन था और हमारी कंपनी की जो प्रिया दी वो आई हुई थी उनसे मिलने के लिए, और मैं उनको जन्मदिन की बधाई देने गई थी उनके आने से कुछ समय पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुमन जो तुमने एक स्टोरी अभी, क्योंकि हमारे उसमें था कि आप एक स्टोरी कवर करना ही करना है आपको, तो मैंने एक स्टोरी कवर करके दी थी उन्हें। तो उसमें मैंने अधिकारी की बाइट ला कर के दी। मेरी पहली स्टोरी थी और उसमें भी मैंने अधिकारी की बाइट ला कर के दे दी। तो उसको लेकर के उन्होंने बोला कि जो तुमने अधिकारी की बाइट ला कर के दी है ना, तो कितनी सारी स्टूडेंट में किसी ने ला कर के नहीं दी। सबने काम किया, सबने अच्छा काम किया। लेकिन अधिकारी की बाइट अगर किसी ने ला के दी है, तो वो तुमने ला के दी है। तो वो सुन कर के मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा था कि मैं हो सकता है आगे सेलेक्ट हो जाऊँ, तो इस तरह से था। और फिर मैं आकर के अपने रूम पर सो गई और कुछ देर बाद देखती हूँ कि जो हमारी प्रिया दी, वो मेरे रूम पे आती हैं, दरवाजे वो मेरा हमारा जो दरवाज़ा है ना वो, तो वो कच्चा है, हमारा घर बना हुआ है, तो वो गिर जाता है क्योंकि वो सही से सेट नहीं, मिट्टी का है ना, ऐसे धक्का मारो तो गिर जाएगा। लेकिन उस दिन बहुत अच्छा था, ईंट लगा हुआ था, तो वो साइड हाइट है उनकी बहुत ज़्यादा, तो झुक कर के अंदर आईं, इतने कच्चे घर पे, और मैं सो रही थी, मुझे जगाया। तो मैं उस टाइम पे बहुत डरती थी, तो मैं अपने आप को बोल रही थी ऑल इज़, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। ऑल इज़ वेल बोल रही थी, बाहर लेकर के आईं मुझे, फिर वो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखती हैं और हाथ रख कर के ऐसे सेल्फी लेती हैं और मुझे बोलती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, किसी ने भी ऐसा तो तुम्हारा वीडियो शूट बहुत अच्छा था, पहली बार था। तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और वो टाइम था कि मैं बहुत डरी हुई थी और एकदम आँखें नहीं खुल रही थी, एकदम घबराई हुई थी। मैं उनको हेलो, हाय भी नहीं बोला मैंने, बाय भी नहीं बोला मैंने। उन्होंने जिस हिसाब से मेरे कंधे पे हाथ रखा, आप ही सोचिए एक गाँव क्षेत्र पे रहने वाली लड़की, जिसे उसके परिवार का कोई व्यक्ति उससे बात नहीं करता था, सोचता था कि क्या बात करें इस लड़की से, कोई फ़ोटो नहीं मेरे साथ खिंचवाता था कि मैं पतली हूँ, इस वजह से। लोगों को लगता था कि घर में रहने की वजह से लोगों को लगता था कि मैं कोई बीमार व्यक्ति हूँ, कोई बड़ी बीमारी हो गई है मुझे, मेरे घरवाले मेरा इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा लोग क्योंकि पर्सनैलिटी को देख कर के, मैं कल भी पतली थी, मैं आज भी पतली हूँ, लेकिन बदला है तो सिर्फ़ नज़रिया, ऐसा लगता था। लेकिन प्रिया दी ने और और जो हमारी मिसेज़ कविता बुंदेलखंडी हैं, हमारी सीईओ, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं समझे इस चीज़ को। वो लोग हमेशा मेरे साथ, हमारी पूरी टीम हमारे साथ मेरे साथ ऐसे ही रहती है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ मानसिकता थी लोगों की, ऐसा था उस टाइम पे। फिर जब प्रिया दी यहाँ से गई और मुझे कोऑर्डिनेटर चुना गया, फिर कोऑर्डिनेटर मैंने ट्रेनिंग दिया, रिपोर्टिंग की, फिर मुझे स्टिंगर के रूप में दूसरे ज़िले भेज दिया। उस पर भी बहुत कुछ मुझे सुनना कि ऐसा कौन-सा पैसा कमाती है जो दूसरे ज़िले जा कर के काम कर रही है।
अपना ज़िला छोड़ कर के। फिर वहाँ से मैं हमीरपुर मेरी पोस्टिंग रखी गई, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या कौन-सी स्टोरी कवरेज करनी है। ऑफ़र ये आया था कि चुनाव चुनाव दौर चल रहा था, कि चुनाव के दौर पे जितनी तुम चाहो उतनी खबर कर सकती हो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मैं फाइनली रिपोर्टर बन गई। अब मैं अपनी मतलब कर सकती हूँ अपने हिसाब से लोगों से। ठंड का टाइम था, सुबह से तैयार हुई बकायदा अच्छे से और तैयार होकर के निकल गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो ज़िला मेरे लिए बाहर के लिए नया था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए वो नया था मेरे लिए। तो मैं निकल गई, ऑटो में बैठ गई और मुझे नहीं, और उस दिन नॉमिनेशन था। फिर ऑटो में मुझे पता चलता है कि आज नॉमिनेशन है और विधायक लोग नॉमिनेशन अपना करने के लिए आएँगे। तो पहुँच गई वहाँ पे, देखा पुलिस लगी थी और मेरे पास आई कार्ड नहीं था, चीज़ें नहीं थी, क्योंकि अभी आप नए-नए बने, लेकिन मुझे था कि मैं रिपोर्टर हूँ, इतना कॉन्फिडेंट था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा चली गई आराम से और जा कर के उस टाइम पे जितने भी लोगों ने नॉमिनेशन के लिए भरे हुए थे फॉर्म, उन लोगों के मैंने स्टोरी कवरेज की। वो मेरी फर्स्ट स्टोरी थी उस टाइम की, पहली बाहर से निकल कर के अपने ज़िले से निकल के दूसरे ज़िले पर जाने पर। वो मैंने किया, तो वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर थे सब मेरे को देख कर के एकदम देखते रह गए, कौन है, कौन है? इस तरह से। सब मेरे से पहले से ही बात कर रहे, वो मुझे और भी अच्छा लग रहा था और लोग मुझे पहचान रहे थे वहाँ पे, सब मेरे से बात कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे मैंने आदित्यनाथ योगी जी को कवरेज किया, वहाँ पर हमीरपुर में ही, और विधायक का इंटरव्यू किया। चलते-चलते जैसे हर रिपोर्टर चलते-चलते कैमरे को पीछे चलते हुए बैक करता है, इस तरह से मैंने कवरेज किया। मतलब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कवरेज जो मेरा था एकदम फील्ड रिपोर्टर जैसे हर व्यक्ति करता है, वैसा टाइप में था। तो वो देख कर के जो आस-पास के रिपोर्टर थे, वो भी दंग रह जाते थे। ऐसा था वहाँ पर, ये माहौल एकदम बन गया था मेरा। वो देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी और पहली जॉब थी मेरी, और पहली जॉब पे सटीकता इतनी हुई कि सफलता पे सफलता मिलना शुरू हो गया। वहाँ से फिर मुझे बिहार भेज दिया गया। बिहार जाने की सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी मैंने, वो लड़ी थी अपने घर से। क्योंकि अभी तक का जो सफ़र था उसमें मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी। लेकिन अब दूसरे राज्य की बात हो रही थी। पापा अच्छे से तैयार नहीं थे, मम्मी रेडी थी। मम्मी कहीं कि करो तुम करो, पापा को हम देखेंगे। पापा ने भी हाँ, मेरे सामने नहीं बोला, मम्मी से बोल रखा था वो चीज़। तो उनकी जो चीज़ थी लेके चली गई, लेकिन जब मैं दोबारा आई तब मेरे पापा बहुत खुश थे और अभी सब खुश है उस चीज़ को लेकर के। अब जब मैं घर जाती हूँ, तो सब लोग मुझे बड़े सम्मान की नज़रों से देखते हैं। अब वही लोग जो मेरे पास बैठना नहीं पसंद करते थे, फ़ोटो खिंचवाना नहीं पसंद करते थे, मेहंदी लगवाना नहीं पसंद करते, वो लोग अब पास में बैठते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की है, फ़ोटो वीडियो देखते हैं, इस तरह से। मैं कहीं पे भी आती-जाती हूँ तो वो चीज़ देखते हैं, तो नज़र रखे रहते हैं कि सुमन आज कहाँ जा रही है, कहाँ पे अब उसका ये रहता है, इस तरह से। शाबाशी देते हैं। अब वही जो पापा को ताने देते थे, आज वो बोलते हैं कि ये वाक़ई तुम्हारा बेटा है और इसने वो कर दिखाया। इस तरह से चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें अब बदल गई हैं पहले में और अब में। अब एक बता सकती हूँ कि अभी मैं हाल-फिलहाल में घर गई थी और इस साल की जो पहली बारिश हुई थी, मेरे घर पे हुई। मतलब मेरे लिए थी कि मैं घर पहुँची और बारिश हो गई कुछ देर बाद। और मेरा, जैसा भी मैंने बताया, मेरा घर कच्चा बना है, तो पन्नी वगैरह डाल के रखा हम लोगों ने। जैसे बारिश हुई तो हम लोग सब बर्तन ढूँढ रहे थे, कौन-सा बर्तन कहाँ रखें जिसकी वज़ह से बर्तन में पानी गिरे और ज़मीन पे नहीं गिरे, सामान नहीं भीग जाए, क्योंकि खाना-वाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग सब ढूँढ रहे थे, और लेकिन इस बार ना मैं उदास नहीं थी बिल्कुल भी। और यही बारिश जब होती थी, तो पता नहीं एकदम रोना-सा आ जाता था। लगता था कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? अपनी घर की बड़ी बेटी हूँ मैं इनके लिए, और इन्होंने मुझे बेटे की तरह हमेशा पाला है, हर चीज़ किया, और मैं इतनी बड़ी होने के बावजूद इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मुझे पहले लगता था, लेकिन अब खुशी थी। क्यों? क्योंकि अब मैंने हर चीज़ ठीक कर दी। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, तो ये जो घर वाला सिस्टम है जो अभी नहीं ठीक कर पा रही हूँ, कुछ समय बाद इसको भी ठीक कर दूँगी। और मेरा एजुकेशन रुक गया, तो मैं एजुकेशन की अहमियत जानती हूँ। तो मेरे भाई की भी कहीं न कहीं पढ़ाई रुक रही थी, तो मैंने उन लोगों के
पढ़ाई पर पैसे खर्च किए और मुझे खुशी होती है कि मेरा पैसा सही जगह पर खर्च होता रहता है। ये कहानी जो भी मैंने आपको सुनाई, ये सिर्फ़ बाहर एक लड़की मैं बाहर चली गई, अपना जॉब हासिल कर लिया, आज़ाद हो गई, ये सब यहीं तक नहीं है। ये कहानी मेरी है, जो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अपने गाँव से, तो छोड़िए अपने घर से भी नहीं निकल पाई और वो आज़ाद ज़िंदगी जी रही है और अपने ज़िले में अपने नाम से जानी जा रही है। अपने ज़िले में, दूसरे ज़िले में, ज़िला छोड़िए मैं दूसरे राज्यों में तक, अब लोग मुझे मेरे सुमन रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो नाम मिला है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, चंबल एकेडमी खबरलेरे के द्वारा मिला और मैं जोश टॉक के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि मेरी सहेलियों, मेरी बहनों, अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो उसके लिए आप मौके का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और अगर आपको कोई मौका दे रहा है कि आप अपना सफ़र बदल लीजिए, अपना जीवन बदल लीजिए, तो उसे ले लीजिए और उस सफ़र को बदलने के लिए ज़रूरी है कि उनका परिवार, उनके मम्मी-पापा उनका सहयोग करें, क्योंकि ज़रूरी है कि लड़कियों को भी बाहर जाने की, पढ़ने की, लिखने की, उन्हें उनका आत्मनिर्भर बनने की, अपने पैरों पे खड़े होने की और ज़रूरत है कि लड़कों को सिखाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर लड़कों को सिखाया जाएगा ना, तो जो मम्मी-पापा हैं ना, जो लगता है उनको कि उनकी बेटियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियों के लिए, तो वो असुरक्षापन उनके ख़त्म हो जाएगा और ये मेरा जो सफ़र है, वो सक्षम नारी की ओर बढ़ने का सफ़र है।